नमो नमः। ज्ञान विवेक चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का अध्याय प्रथम। ये अपनी एक पुस्तक सरयू थी, उसके संपूर्ण अध्यायों का अध्यापन कार्य है वो हमने कर लिया है। उन संपूर्ण अध्यायों को हमने पढ़ लिया है। अब अपनी जो दूसरी पुस्तक है मंदाकिनी, उसका अध्याय नंबर पहला है हिंदी गद्य का विकास। जैसा कि नाम से इसका पता चलता है, हिंदी गद्य का विकास अब किस प्रकार से हुआ। इस पाठ के अंतर्गत यही बातें हैं वो आएगी कि हिंदी गद्य का विकास है वो किस प्रकार से हुआ, किसने हिंदी जो प्राचीन आचार्य हुए उन्होंने हिंदी गद्य की परिभाषा है वो किस प्रकार के दिए, किस किस प्रकार के विचार रखते थे और किस दृष्टिकोण को रखकर उन्होंने हिंदी गद्य के विकास का नामकरण है वो किया था। ये सब बातें और हिंदी गद्य के विकास को देखते हुए और इसके साथ में इसकी हिंदी गद्य की विधाएं हैं वो कौन कौन से उन सबका अध्ययन है वो इस पाठ के अंतर्गत हमें करते हैं। तो देखिए सबसे प्रथम आता है गद्य का स्वरूप। गद्य का स्वरूप यानी कि कहने का मतलब है कि संस्कृत साहित्य शास्त्र, अगर हम संस्कृत साहित्य शास्त्र की बात करते हैं, संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य को गद्य काव्य के अर्थ में ग्रहण किया गया। अब गद्य है उसे गद्य काव्य के रूप में संस्कृत में है, यानी कि संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य शास्त्र की अगर हम बात करें, संस्कृत साहित्य शास्त्र इसमें तो गद्य को गद्य और पद्य दोनों रूप में लिया है। गद्य और पद्य दोनों रूप में इसे स्वीकार है वो करते हैं। इसलिए भामह आचार्य भामह हुए हैं, आचार्य दंडी का नाम आपने सुना होगा, आचार्य वामन से लेकर विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ तक सभी आचार्यों ने गद्य के प्रभेदों में आख्यायिका, वृत्ति, कथा आदि का उल्लेख किया। उन्होंने क्या आख्यायिका, जो छोटी छोटी आख्यायिका होती है उसे गद्य माना है, और जो उन्होंने वृत्ति वृत्तांत जो होते हैं उसे उन्होंने गद्य माना है। साथ में जो कथाएं होती है, जो कथा है वो कही जाती है, कथाएं कहानियां हैं वो कही जाती है, उन्होंने उसे गद्य माना है। भामह ने गद्य को प्रकृति, अनाकुल, श्रव्य, शब्दार्थ, पद, वृत्ति का है। भामह है उन्होंने गद्य को क्या माना है, प्रकृत माना है, अनाकुल माना है, और साथ ही उन्होंने श्रव्य शब्दार्थ, श्रव्य यानी सुनने योग्य, जैसे कि हम बातचीत करते हैं, हम बात कर रहे हैं तो गद्य के माध्यम से कर रहे हैं, पद्य के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, तो श्रव्य पर शब्दार्थ प्रवृत्ति का है। इसी के साथ में दंडी है, उन्होंने अपाद, गण, मात्रा रहित, अपाद, गण और मात्रा रहित। अब देखिए पद्यात्मक रचनाएं होती हैं उनमें तो जैसे छंद आ जाते हैं, अलंकार आ जाते हैं, रस आ जाते हैं, उन सब की बात की। लेकिन गद्य है दंडी के अनुसार जिसमें कोई पद नहीं होते हैं, जिसमें कोई गण नहीं होते हैं, जिसमें कोई मात्राएं नहीं होती है, उसको उन्होंने क्या माना है, गद्य का स्वरूप है वो माना है। वामन ने परिभाषा न देकर उसकी विशेषताओं की बात की है, उसकी रचना को गठित बताते हुए गद्य कविना निकष वदंती, यानी कि जो आचार्य दंडी हुए हैं, सॉरी आचार्य वामन है, उन्होंने कोई परिभाषा नहीं है, गद्य की कोई परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तो कहा है, उन्होंने पद्य की गद्य की विशेषताओं की बात की है, और उन्होंने तो एक वाक्य गद्य कविना निकष वदंती, यानी कि गद्य है वो काव्य की कसौटी पर कसा जाता है, गद्य को कवियों की कसौटी पर कसा जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उदाहरण देकर साहित्य में उसकी महत्ता का निर्देश किया है, अनेक उदाहरण देकर उन्होंने साहित्य में इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया। आचार्य किसने, आचार्य वामन ने, आचार्य वामन ने कि गद्य का है वो कितना महत्व है, ये अनेक उदाहरणों के द्वारा उन्होंने बताया है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण किसकी, विश्वनाथ ने, में गद्य की कोई परिभाषा नहीं दी, केवल उसे काव्य कह उसके 4 वेद बताए हैं। देखिए साहित्य दर्पण किसकी रचना है, विश्वनाथ की रचना, आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। इसमें उन्होंने गद्य की कोई परिभाषा नहीं की, उन्होंने क्या कहा है, केवल उसे काव्य कहकर उसके 4 भेद किए हैं, 4 प्रभेद बताए हैं, मुक्तक, वृत्त ग्रंथि, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। मुक्तक समास रहित होता है,
व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं समास, तो समास का अभाव बना बताया उन्होंने मुक्तक में। वृत्त ग्रंथि में गंध छंद की गंध आती है, अर्थात उसके वाक्य और वाक्यांश प्राय छंदों के गण मात्रा का विधान पाया जाता है। देखिए 4 भेद इन्होंने किए हैं। किसने किए हैं? विश्वनाथ ने अपने जो साहित्य दर्पण है इस पुस्तक में गद्य के 4 भेद किए हैं। उसमें उन्होंने पहला बताया है मुक्तक जो समास रहित होता है, दूसरा उन्होंने बताया है वृत्त ग्रंथि, तो इसमें छंद की गंध आती है, यानी कि छंदोबद्ध होती है, उसमें वाक्य और वाक्यांशों में प्राय छंदों के गण। छंद में हम क्या पढ़ते हैं, है ना, गण और मात्राएं, है ना, वर्णिक और मात्रिक छंद पढ़ते हैं, वर्णों की गिनती की जाती है, मात्रा की गिनती की जाती है। तो यहाँ ने लिखा है कि जो वृत्त ग्रंथि है उसमें छंद होते हैं, उसके वाक्यांशों में प्राय छंद के गण मात्रा का विधान होता है। उत्कलिका प्राय गद्य दीर्घ समास युक्त होता है, तथा चूर्णक में यानी उत्कलिका प्राय है उसमें दीर्घ समास युक्त, यानी बड़े बड़े समासों से युक्त जो रचना होती है उसे गद्य का नाम दिया है। और चूर्णक जो उन्होंने चौथा भेद बताया उसमें छोटे समासों का प्रयोग है वो होता है। विश्वनाथ ने गद्य के अंतिम 3 भेद वामन के लिए आधार पर दिए, और विश्वनाथ जी ने जो 4 भेद बताए हैं, जो अंतिम 3 भेद है वो आचार्य वामन से प्रेरित होकर ही बताए हैं। मुक्तक का नाम वेद वामन ने नहीं किया है, मुक्तक का नाम उन्होंने नहीं दिया, बाकी 3 का वामन ने भी, आचार्य वामन ने भी बताया है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में गद्य इन वेदों की जिन्हें शैली का भेद समझना चाहिए किंचित अधिक स्पष्ट मिलती है। पद्य भाव से युक्त या उसके समान प्रतीत होने वाला गद्य जिसमें वृत्त या छंद की गंध मिले वृत्त ग्रंथि होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया वृत्त ग्रंथि है उसे कहते हैं जिसमें छंद हो, पद्यों की भांति छंद का विधान भी हो। चूर्णक होता है उसमें ललित पदों से युक्त और समास से रहित होता है, चूर्णक है। इसके विपरीत दीर्घ समास युक्त और उद्यत पदों से युक्त गद्य को उत्कलिका प्राय कहते हैं। ये किसमें बताया है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में बताया है। इस पेज नंबर 122 से 25 इसके मध्य इन्होंने बताया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में कथा, अब संस्कृत साहित्य शास्त्र है, संस्कृत साहित्य शास्त्र है, इसमें कथा आख्यायिका होती है, आख्यायिका आख्यान आदि के लिए गद्य का उपयोग बताया गया। अब संस्कृत साहित्य में हम गद्य का स्वरूप देखें, संस्कृत साहित्य में गद्य का स्वरूप देखें तो इसमें देखिए आख्यान, आख्यायिका, कथा इनका विधान मिलता है। यानी संस्कृत साहित्य में गद्य का स्वरूप की बात करें तो आख्यान, आख्यायिका, कथा आदि इनका वर्णन है वो करते हैं, गद्य का उपयोग बताते हैं। कथा, आख्यायिका, आख्यान आदि के लिए गद्य का प्रयोग करते हैं। कथात्मक साहित्य के अतिरिक्त विचारात्मक लेखन के लिए गद्य के साहित्य का प्रयोग तथा शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों के रूप में व्यवहारिक उपयोग के संकेत मिलते हैं। गद्य की अगर सबसे सरलतम व्याख्या की अगर हम बात करें कि अब देखिए इतनी सारी व्याख्याओं के बाद किया आचार्य वामन ने क्या कहा है गद्य के लिए, आचार्य दंडी ने गद्य के लिए क्या कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, आचार्य वामन ने क्या कहा है, ये सब बात की तो बड़ी कठिन शब्दावली थी इनकी। अगर सरल शब्दों में हम गद्य की परिभाषा देखें तो सरल व्यापक और सर्वमान्य परिभाषा कि जो सभी को ही मान्य हो, ऐसी परिभाषा अगर गद्य की जाए तो इसके लिए होगा कि जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग होता है, जिस शब्दार्थ युक्त भाषा यानी कि जिसमें शब्द भी हो उसका अर्थ भी हो, और साधारण बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो गद्य कहलाते हैं। यानी कि हम बैठ के बातचीत करते हैं, चाहे 2 व्यक्तियों के मध्य बातचीत हो रही हो, चाहे समूह में बातचीत हो रही हो, चाहे कोई भाषण दिया जा रहा हो या तो कोई सभा की जा रही है, तो जो बातचीत होती है वो जिस भाषा में होती है उसे क्या कहा है, ये सर्व सम्मति से सबसे सरल साधारण है इसकी परिभाषा है इसकी गद्य की, कि जो आपस में बातचीत की जाती है वो क्या है, गद्य है, वही गद्य। इसमें भिन्न पद्य में असाधारण भाषा का प्रयोग होता है, इसके विपरीत जो पद्य होता है उसमें असाधारण भाषा, यानी कि उसमें तो देखिए रस भी होते हैं, अलंकार भी होते हैं, छंद भी होते हैं, अलंकारों का चमत्कार होता है, छंदों का चमत्कार देखा जाता है, विशेषताएं दी जाती है, शब्दों को बड़ा तोड़ मरोड़ कर है वो प्रयोग किया जाता है, तो उसमें समझने में कठिनाई है वो हमें महसूस होती है, तो वो पद्यात्मक है। और जिसे समझने में आसानी से सरलता से जिसे हम समझ सके वो क्या है, गद्य। ऐसा सर्वसम्मति से ऐसी परिभाषा को स्वीकार किया गया है। इसके भिन्न पद्य में साधारण भाषा प्रयोग होते हैं, इसमें विशेष प्रकार के क्रमबद्ध ताल होती है, लय की योजना होती है, वाक्यगत शब्दों में साधारण क्रम में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके गद्य
सहज होता है, सरल सीधे शब्दों में और निश्चित प्रयोजन युक्त भावना के शब्दों में प्रकृति और अनाकुल शब्दार्थ को प्रेषित करना है, यानी कि जिसे सरल सहजता से दूसरा आसानी से समझ सके ऐसी भाषा का प्रयोग जिसमें किया जाता है वो गद्यात्मक है। और जिसमें लय, ताल, सुर, रस, छंद, इन सब का रीतियां हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है वो गद्यात्मक है। पद्य का व्यवहार भी निश्चित प्रयोजन के लिए होता है और गद्य का व्यवहार भी निश्चित प्रयोजन के लिए किया जाता है। वस्तुतः प्राचीन भारतीय शास्त्र और विज्ञान के विषय में भी पद्य है वो लिखे जाते रहे हैं। ऐसी परिभाषा हम स्वीकार करते हैं जो सहज हो, सरल हो, सभी को ग्रहण करने योग्य हो। ऐसी शब्दावली को हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से गद्य का साधारण रूप है जो व्यवहारिक प्रयोग में आता है। देखिए, प्रयोग की दृष्टि से अगर हम गद्य की बात करें तो गद्य का साधारण स्वरूप है जो व्यवहारिक प्रयोग में आता है, व्यवहार में हम करते हैं, व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, आपसे बातचीत के दौरान करते हैं, आपसे वार्तालाप के संवाद, वाद विवाद, संवाद, इसके दौरान जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वही क्या है? गद्य है। वही प्रयोग की दृष्टि से उसका साधारण रूप है। दो व्यक्तियों के बीच सामान्य बातचीत से लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियां, चाहे बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच में हो रही हो, चाहे बड़ी बड़ी संगोष्ठियां हैं वो आयोजित की जा रही हो, गोष्ठियां आयोजित की जा रही हो, कलापूर्ण प्रभावशाली भाषणों तक, यानी सामान्य बातचीत से लेकर गोष्ठियों, सभाओं और कलापूर्ण जो प्रभावशील भाषण दिए जाते हैं वहां तक देख लिया जाए, या चाहे कुशल से संबंधी साधारण पत्र व्यवहार से लेकर, या हम किसी की हालचाल पूछने के लिए, उसे कुशल क्षेम जानने के लिए कोई पत्र व्यवहार करते हैं, उससे लेकर शास्त्र और विज्ञान के विविध विषयों के विश्लेषण, हम बड़े बड़े शास्त्रों का विश्लेषण करते हैं, विज्ञान का विश्लेषण करते हैं, उन तक के लेकर देख लीजिए, या चाहे विवेचन, अनुशीलन और अनुसंधान प्रबंधों तक, बड़े बड़े धर्माचार्यों के उपदेश, बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं उनके उपदेशों से लेकर कथा वाचनों से लेकर चबूतरे पे बैठकर जो गपशप लगाए जाते हैं, चाहे बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उनके भाषण को लेकर देख लिया जाए, प्रवचनकर्ताओं के प्रवचनों को देख लिया जाए, या कोई साधारण व्यक्ति जो एक चबूतरे पर बैठकर आपसे गपशप करता है उस तक देख लिया जाए, तो गद्य की व्यवहारिक स्वरूप का प्रयोग होता है। तो इसमें जो हमने ये सब बातें की, चाहे गोष्ठियाँ हो, संगोष्ठियाँ हो, सभाएं हो, चाहे साधारण बातचीत हो, दो व्यक्ति के मध्य बातचीत हो, चाहे धर्माचार्यों के बड़े बड़े प्रवचन हो, चाहे विज्ञान का विश्लेषण किया जा रहा हो, चाहे किसी बात का विश्लेषण किया जा रहा हो, चाहे चबूतरे पर बैठकर गपशप लगाई जा रही हो, वो सब क्या है? व्यवहारिक गद्य के अंतर्गत आते हैं। वो व्यवहारिक गद्य का स्वरूप होता है। इन सब गतिविधियों में गद्य के अनेक रूपों का उपयोग होता है। अनेक रूपों का एक परिभाषा में बांधना भी सरल नहीं है। अब देखिए, ये जो हम चाहे कोई भाषण दे रहे हैं तो उसमें गद्य का स्वरूप है वो अलग होगा। अब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उसमें गद्य का स्वरूप है वो अलग होगा। तो इन सब स्वरूप को एक परिभाषा के अंतर्गत बांधना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए तो आचार्यों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं, भिन्न भिन्न विचार है गद्य को लेकर दिए हैं। किसे गद्य मानते हैं? वो साधारण जीवन में प्रयोग के साथ ही गद्य का उपयोग रचनात्मक लेखन में भी पूरी तन्मयता के साथ होता है। अब देखिए, साधारण जीवन में तो हम गद्य का प्रयोग करते हैं। आपसे बातचीत को, आपसे संवाद को, वार्तालाप को गद्य का नाम दिया है। आपसे बातचीत से लेकर रचनात्मक जो लेखन होता है उसमें भी गद्य है वो पूरी तन्मयता के साथ उसका प्रयोग हम करते हैं। अभिव्यक्ति का जितना प्रभावशाली रूप पद्य है उतना ही प्रभावशाली रूप क्या है? गद्य को भी माना गया है। इतना ही नहीं, विश्व के अनेक विषय है जिनका विश्लेषण, अनुशीलन केवल गद्य में ही संभव है। गद्य का महत्व देखिए कितना है। विश्व के ऐसे अनेक ऐसे विश्लेषणों की बात कर ली जाए, चाहे अनेक ऐसे अनुशीलन की बात कर ली जाए, उनका केवल गद्य में ही अनुशीलन और विश्लेषण संभव है। पद्य शैली में उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, पद्य शैली में उनका अनुशीलन है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए गद्य हमारे सांस्कृतिक जीवन की एक पहचान बन गया है। हमारे जीवन में उसका बड़ा ही महत्व है, योगदान है। आधुनिक काल से पूर्व, अब देखिए गद्य का विकास अब कब हुआ माना जाता है? आधुनिक काल में माना जाता है। गद्य का विकास कब माना जाता है? आधुनिक काल में। तो क्या आधुनिक काल से पहले गद्य का विकास हुआ ही नहीं था? ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आपके मन में भी प्रश्न है वो होता होगा। तो आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य का इतना क्रमतः है विकसित दशा में मिलता है कि उसे प्राय नगण्य समझा जाता है। पुराने समय में हिंदी में गद्य
तो ये खोज निकाली कि भारत में जितनी भी हर भाषा का जो साहित्य लिखा गया है वो सब किससे शुरू हुआ है, पद्यात्मक रचनाओं से ही शुरू हुआ है। और अगर हिंदी में भी ऐसा होना स्वाभाविक है। कुछ विद्वान यह भी सोचते हैं कि हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा है। हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा जो है वो तो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, सभी भाषाओं की माँ कहलाती है वो, तो इसलिए संस्कृत साहित्य का प्रभाव तो हम मानते ही हैं। और हिंदी साहित्य में काफी कुछ संस्कृत साहित्य से ही लिया, इसलिए संस्कृत की तरह यहाँ भी पद्य रचनाएं को अधिक प्रश्न मिला। और संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें तो वहाँ तक पद्यात्मक रचनाएं होती है। संस्कृत साहित्य में देखें तो वहाँ तो पद्यात्मक रचनाओं का बाहुल्य है वो प्राचीन समय में अधिक देखने को मिलता था, इसलिए संस्कृत का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। तो उसी प्रभाव के कारण हिंदी में भी कैसी पद्यात्मक शैली का प्रयोग ही है वो होने लगा था। गद्य को इतना दृश्य है वो नहीं मिल पाता है, तो काफी कुछ संस्कृत से लिया है, इसलिए पद्य रचना को अधिक प्रश्न मिला है। किंतु यह धारणा भ्रामक है क्योंकि संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों के लिए होता है, लेकिन कई विद्वान इसे भ्रम मात्र बताते हैं। संस्कृत साहित्य में भी गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग है वो होता था, साहित्य के लिए होता था। साथ ही प्राचीन काल में संस्कृत में उच्च कोटि का गद्य भी लिखा गया। अगर प्राचीन साहित्य में अगर हम देखें, अतीत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कृत में उच्च कोटि का गद्य साहित्य भी है वो भी रचा गया है। हिंदी में गद्य के विकसित न होने का कारण शायद यह रह गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में हमारे यहाँ जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिकता परक, यथार्थवादी, वस्तुवादी, व्यवहारिक नहीं रहा, जबकि गद्य के लिए इन सभी प्रकार की जीवन स्थितियां आवश्यक है। अगर हम देखते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारे जन जीवन का जो दृष्टिकोण था वो बौद्धिक परक नहीं रहा है, यथार्थवादी नहीं रहा है और व्यवहारिक नहीं रहा है। इसी कारण गद्य का विकास है वो नहीं हो पाया। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य बहुत विकसित नहीं था। हमने पढ़ा कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास होता है, इससे पहले विकसित नहीं था। जब हम आधुनिक हिंदी गद्य के विकास पर दृष्टिपात करते तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी गद्य के विकास में ईसाई प्रचारकों ने काफी योगदान दिया। हम हिंदी गद्य का विकास जब देखते हैं तो ईसाई जो प्रचारक हुए थे आधुनिक काल में, ईसाई प्रचारकों का काफी योगदान है वो देखने को मिलता है। इन्होंने काफी योगदान दिया था किसमें, हिंदी गद्य के विकास में। हिंदी गद्य के विकास में इनका काफी योगदान है वो माना जाता है क्योंकि वे भारतीय जनता तक उसी की भाषा से अच्छी तरह पहुंच सकते थे। और इनका कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता तक वो पहुंचे उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की जो अब देखिए जो हमारी भाषा होती है उसी को हम सरलता से समझ पाते हैं। अभी कोई मेरे सामने अंग्रेजी में आके उर्दू में आ सके, कोई लेक्चर दे, कोई भाषण दे, तो शायद मैं उसे उतनी सरलता से न समझ पाऊँ जितना हिंदी में मेरे सामने अभी प्रस्तुत किया जाए। तो वही बात है कि ईसाई प्रचारकों ने है क्या किया, ईसाई प्रचारक है उन्होंने उन्हीं की भाषा में यानी कि जन भाषा में, जन भाषा में है वो प्रचार किया, इसलिए लोगों ने उसे अधिक स्वीकार किया, उसे ग्रहण किया। उन्होंने वेदांत सूत्रों का हिंदी गद्य में अनुवाद कराया। वेदांत के जो सूत्र कितने कठिन होते हैं उसका हिंदी में अनुवाद करवाया जो जनता को आसानी से समझ में आ सकते थे। और बंगदूत नाम से हिंदी में पत्रिका निकाली। इसी काल में हिंदी में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और इसी काल में यानी आधुनिक काल में हिंदी गद्य पत्र पत्रिकाओं का हिंदी गद्य पत्र पत्रिकाओं का है वो आरंभ हुआ था। तो 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन काल में हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड नाम से कानपुर में प्रकाशित हुआ था। अगर हिंदी का पहले पत्र की हम बात करें उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड था जो कब प्रकाशित हुआ था 1826 में हुआ था, 1826 में, और पंडित जुगल किशोर के द्वारा। ये जीके का प्रश्न भी बन जाता है कि हिंदी का पहला पत्र है वो कौन सा माना जाता है।
उदंत मार्गन होता है। इसके संपादन करता बनते हैं पंडित जुगल किशोर। कब हुआ था? 1826 में। 3-4 है वो जीके के प्रश्न निकल के आ जाते हैं यहाँ। हिंदी का पहला उदंत मार्गन के नाम से कानपुर, और कहाँ प्रकाशित हुआ था? कानपुर में हुआ था। इसी परंपरा में बनारस अखबार निकला था। राजा शिव प्रसाद के संपादन के लिए सुधाकर है वो तारामन मिश्र के संपादकत्व में निकला था। बुद्धि प्रकाश है मुंशी सदाशिवलाल के संपादन में निकला था। आदि अनेक पत्र निकले जिन्होंने हिंदी गद्य की परंपरा को सुदृढ़ किया। यानी आधुनिक काल में गद्य पत्र पत्रिकाओं का आरंभ हुआ था। इन पत्र पत्रिकाओं ने है वो हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपने हिंदी गद्य की विकास यात्रा को और अधिक समृद्ध है वो किया था। आधुनिक हिंदी गद्य का सही विकास है भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में। हमने आधुनिक काल का वीडियो है जो बनाया था, उसमें हमने भारतेंदु युग की बात है वो की है। तो उसमें मैंने बताया भी है कि हिंदी गद्य का विकास है वो भारतेंदु युग में हुआ था। भारतेंदु ने अपनी गद्य शैली को अत्यंत व्यवहारिक और समय की आवश्यकता के अनुरूप डाला था। अत्यंत व्यवहारिक शैली में उन्होंने प्रयोग किया था और समय की मांग के अनुसार उन्होंने उसको ढाला था। उन्होंने हिंदी को न तो संस्कृत लक्षण शब्दावली से भोजन किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के उन्होंने अपनी हिंदी में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। संस्कृत शब्दावली जो कि कठिन होती है, तो अपने संस्कृत शब्दावली तत्सम शब्दावली से बोझिल नहीं होने दिया था। उन्होंने उर्दू फारसी के शब्दों से सार्थक प्रयोग को हतोत्साहित होने दिया था। उन्होंने विषय वस्तु भाव विशेष एवं रूप विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। करने विरह शोक के प्रसंग में उनकी शैली अत्यंत कोमल और मधुर हो जाती है, और तो हास्य के प्रसंग में चुलबुले गुण से युक्त हो जाती है। इसी के साथ वस्तुतः भारतेंदु भाषा के मर्म को समझने वाले प्रतिभाशाली रचनाकार थे तथा उसे विषय भाव और प्रसंग के अनुसार ढालने में माहिर थे। भारतेंदु जी के समकालीनों में राजा शिव प्रसाद, सितारे बिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। अब भारतेंदु युग के जो और भी लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को है वो समृद्ध बनाया था, जिसकी चर्चा हमें भारतीय आधुनिक युग आधुनिक काल हमने पढ़ा है। क्लास कक्षा के लिए लगा हुआ आधुनिक काल, इसमें चर्चा हमने किया, जिसमें देवीनंदन खत्री है, बाल मुकुंद है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र की बात की थी, श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, राधा चंद्र गोस्वामी है, बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। इन सबकी चर्चा हमने कर ली है उसमें, तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं इनके बारे में। सदानंद किशोरी है, किशोरी लाल है, गोस्वामी है, तो इन्होंने इन सब लेखकों ने गद्य के अनेक विधाओं में लिखा और उसे समृद्ध बनाने का कार्य है वो किया था। इसके साथ ही इस काल में हिंदी गद्य में आर्य समाज आंदोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही और भी ऐसे कई साहित्य आदि आए हैं, समाज आए हैं, आंदोलन आए हैं, धर्म आए हैं। आंदोलन ने धर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य आदि क्षेत्र में वैचारिक क्रांति की थी। आर्य समाज ने उत्तर भारत की बौद्धिक चेतना को झकझोर दिया था। आर्य समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है वो इसमें आता है। उसके साथ ही सत्यार्थ प्रकाश नामक हिंदी ग्रंथ लिखा था। इसने दयानंद सरस्वती ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। उस समय उन्होंने भी हिंदी में ही लिखा था, जिसमें उन्होंने वैदिक धर्म की व्याख्या को विभिन्न वेद विरोधी धर्म संप्रदायों का खंडन किया है। इसी हिंदी गद्य के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया था, जिन्होंने इसे नई गति प्रदान की थी। हिंदी का प्रचार प्रसार था, हिंदी के स्वरूप का स्त्रीकरण जैसे द्विवेदी जी के जीवन का लक्ष्य बना था, और हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी के स्वरूप का स्थिर करना, उसको एक स्त्रीकरण देने का कार्य है वो किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। उन्होंने 1900 में अपनी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था, और एक समय सरस्वती पत्रिका भारत की हिंदी चेतना की सबसे सशक्त मंच है वो बन गई थी। इसमें अनेक लेखकों को स्थान दिया जाता था, उनकी रचनाओं को स्थान दिया जाता था सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, और हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाने का कार्य है वो किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समकालीन लेखकों को प्रेरित कर नए नए विषयों पर लिखवाने का कार्य भी किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हिंदी की प्रगति तभी संभव है जब उसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तकनीकी जैसे विषयों से साहित्य उपलब्ध हो। गद्य के समय में उन्होंने एकरूपता, व्याकरण के दोष, परिष्कार, शब्दों के उपयुक्त प्रयोग आदि का पूरा ध्यान है वो दिया था। हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके प्रवर्ती लेखकों की रचनाओं में मिलता है। अगर हम हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप देखें तो देखिए जो कब से शुरू हुई थी, आचार्य जो ये प्राचीन संस्कृत आचार्य होते हैं, आचार्य दंडी हैं, वामन हैं, इन्होंने सबने इनका स्वरूप बताया है। इसके बाद में आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में तो अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, अनेक लेखकों कवियों के माध्यम से इसका ईसाई प्रचार है,
हिंदी गद्य की विकास यात्रा को और समृद्ध है बना दिया। अगर प्रौढ़तम रूप की बात है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समकालीन और उनके बाद के जो लेखक हुए उन्होंने इनको प्रौढ़तम रूप है वो दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में जहाँ विवेचन शैली की गंभीरता देखने को मिलती है, वहीं जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद जी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी वर्मा जी है, इनकी शैली में गद्य की सरसता है, चित्रात्मकता देखने को मिलती है, कलात्मकता के श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं। वस्तुतः आज का हिंदी गद्य विषय क्षेत्र की व्यापकता, साहित्य रूपों की विविधता एवं गद्य शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से अत्यंत गंभीर, व्यापक और समृद्ध है। अगर हम बात आज तक हम देखते हैं हिंदी गद्य में अनेक शैलियां प्रचलित हो गई है, वर्णनात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली है, गद्यात्मक शैली है, बहुत सारी शैलियों में अनेक क्षेत्र की व्यापकता, अनेक क्षेत्रों में इसने अपने पैर है वो फैला लिए। हिंदी गद्य ने अनेक क्षेत्रों को अपना लिया है, साहित्य के अनेक रूपों को इसने अपना लिया है, विविधता इसमें देखी जाती है, गद्य की अनेक शैलियों में ये लिखा जाने लगा है, अनेक विधाओं में इसने लिखा जाना, अनेक स्वरूप को इसने धारण है वो कर लिया है। उन स्वरूप की बात है और उन गद्य की विविध विधाएं हैं, उनकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे कि हिंदी गद्य ने अपने पैर है वो कहाँ कहाँ तक फैला दिए हैं और हिंदी गद्य में किन किन विधाओं में है वो अपनी रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी है, रचनाएं हैं वो की जाने लगी है। गद्य की विभिन्न विधाओं की बात है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।